नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी एजीटीए के छात्रों, अगर आप इस भर्ती को लेकर बहुत ही गंभीर हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो मिस मत करिएगा। आज आपको पता चलेगा कि परीक्षाओं में क्या प्रश्न आपके सिलेबस से पूछे जाएंगे और ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि आपकी आने वाली परीक्षा में कम से कम 4 से 6 प्रश्न आज के ही वीडियो से मिल जाएंगे। तो इस वीडियो की एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो मैं यूपी एजीटीए वाले छात्रों के जो ग्रुप बनाया है मैंने, पेड ग्रुप है, वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, जहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपके संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा पीवाईक्यू, एमसीक्यूज, वन लाइनर और थ्योरी नोट्स के द्वारा। यूपीजी के कंप्यूटर के भी सुव्यवस्थित नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ में जो आपका 65 नंबर का यूपी एजीटीए का स्पेशल सिलेबस है, कृषि पर आधारित है, पशुपालन पर आधारित है, मृदा पर आधारित है, तो उन सबको भी मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये बेहतरीन सेशन। तो आज की क्लास में हम यूपी एजीटीए का जो कृषि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, 65 नंबर का है, उसका एक ओवरव्यू रिवीजन करने वाले हैं और सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कृषि विषय की, फसल विज्ञान की, क्रॉप साइंस। फसलों का ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। बुवाई के समय के आधार पर भारत में मुख्य रूप से 3 फसल ऋतुएं होती हैं, आप सभी इनसे परिचित होंगे। खरीफ की फसल बुवाई जून जुलाई में होती है। मुख्य फसलें इसमें धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, मूंगफली है, सोयाबीन है। रबी की फसल बुवाई अक्टूबर नवंबर में होती है। मुख्य फसलें हैं इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर। जायद की फसल बुवाई मार्च अप्रैल में होती है। इसमें मुख्य फसलों में तरबूज आता है, खरबूजा आता है, ककड़ी आती है, मूंग आती है, उड़द आती है। ये मुख्यतः गर्मी की फसलें होती हैं। खीरा भी इसी टाइम पर आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल की अगर बात करें तो गन्ना एक नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख व्यावसायिक और नकदी फसल है। यूपी देश में गन्ना और चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मिलेट्स की अगर बात करें, श्री अन्न की बात करें, मोटे अनाज की बात करें, तो वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। लघु मोटे अनाज में कोदो, मिलेट, कुटकी, सावा और रागी आता है। ये पीवाईक्यू है। विशेषता ये सूखा सहिष्णु होते हैं और इनमें आयरन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो जो मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, इनमें आयरन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये सूखा पड़ने पर भी ये फसलें बहुत कम पानी में हो जाती हैं। धान की अगर बात करें, राइस की बात करें, तो भारत और यूपी की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। धान के खेत से मीथेन गैस का भारी मात्रा में उत्सर्जन होता है। धान में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फसलों में कौन से रोग होते हैं ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। उड़द या काला चना, इसका वानस्पतिक नाम जो है वो है बिगना मुंगो। परीक्षा में पूछा गया था। यह एक उच्च प्रोटीन वाली फली है और ये दाल में आती है, उड़द, और इसको कहीं कहीं पर काला चना भी कहते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है बिगना मुंगो है। फसल चक्र, किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित अवधि में फसलों को इस क्रम में उगाना जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे। बिना फली वाली फसल के बाद फलीदार फसल बोना इसका मुख्य सिद्धांत है। रिले क्रॉपिंग, पहली खड़ी फसल की कटाई से पहले उसी खेत में दूसरी फसल बोना, जैसे धान कटने से पहले अलसी या बरसीम बोना। अंतः फसली खेती क्या है? 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ निश्चित पंक्तियों में उगाना। यह तब लाभदायक होता है जब भूमि तुल्यांक अनुपात में 1 से अधिक होती है। बीज के प्रकार एवं टैग का रंग, प्रजनक बीज सुनहरे पीले टैग में आते हैं। आधार बीज जो होते हैं, फाउंडेशन सीड जो कहलाते हैं, ये सफ़ेद टैग में आते हैं और ये प्रजनक बीज से उत्पन्न होते हैं और ये आपका पीवाईक्यू है। प्रमाणित बीज की अगर बात करें तो ये नीले टैग में आते हैं। राष्ट्रीय बीज नीति, यह नीति गांव स्तर पर बीजों के भंडारण को बढ़ावा देती है ताकि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बीजों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बीज प्रतिस्थापन दर, कुल रोपित फसल क्षेत्र में से खेत से
संरक्षित बीजों के बजाय प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत SRR कहलाता है। बीज की आनुवांशिक शुद्धता। भारत में बीज प्रमाणीकरण के दौरान बीजों की आनुवांशिक शुद्धता की जांच के लिए ग्रो आउट टेस्ट सबसे विश्वसनीय विधि मानी जाती है। बीज प्लेटिंग। यंत्रीकृत बुआई को सुविधाजनक बनाने के लिए हल्के अनियमित बीजों को बड़ा और एक समान आकार देने की विधि को बीज प्लेटिंग कहते हैं। OECD बीज योजना। भारत में OECD बीज योजना के लिए संयुक्त सचिव बीज कृषि एवं सहकारिता विभाग को राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। हानिकारक बीज उपचार। बीज नियम 1968 के अनुसार यदि बीज मानव पशुओं के लिए हानिकारक रसायन से उपचारित है तो लेबल पर लिखना अनिवार्य है, भोजन, चारे या तेल के प्रयोजनों के लिए उपयोग ना करें। यह भी PYQ है आपका। उपज भंडारण नमी। राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान के अनुसार सुरक्षित भंडारण के लिए नमी धान चावल हेतु 14% और गेहूं हेतु 12% होनी चाहिए। शून्य ऊर्जा शीतगृह। नाशवान वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयुक्त यह भंडारण कक्ष बाष्पीकरण शीतलन के प्राकृतिक सिद्धांत पर काम करता है। इसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधन। इसके तहत पैक हाउस, राइपनिंग चैम्बर और प्री कूलिंग यूनिट आते हैं जो कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकते हैं। आनत झुका हुआ बेल्ट ग्रेडर। यह विशेष उपकरण आकार के आधार पर फलों के वर्गीकरण के लिए डिजाइन किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना में प्रयुक्त हुआ था। मूंगफली आधारित पनीर। ICAR CIFET जिसको कहते हैं द्वारा विकसित है ये, और इसकी सेल्फ लाइफ 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर 10 दिन और -20 डिग्री सेल्सियस पर 20 दिन तक होती है। फलों की जेली। स्वादिष्ट जेली बनाने में सामान्यतया साइट्रिक अम्ल यानी कि साइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। प्रमुख कीट एवं रोग प्रबंधन। गंधी बग धान की फसल का प्रमुख और हानिकारक कीट है जो दानों की दुधिया अवस्था में रस चूस लेता है। पर्णकिट रोग क्या है? यह एक कवक जनित रोग है जो मुख्य रूप से गेहूं की फसल को अत्यधिक प्रभावित करता है। दलहन के कीट हेलिकोवर्पा, आर्मीजेरा फली छेदक और एफिस क्रेसीवोरा माहू जिसको कहते हैं मुख्य रूप से दालों पर आक्रमण करते हैं। तो हेलिकोवर्पा और आर्मीजेरा और इसके अलावा एफिस क्रेसीवोरा, ये जो 2 कीट हैं मुख्य रूप से दालों पर आक्रमण करते हैं। गेहूं का खफरा भृंग। ये भंडारण का प्रमुख कीट है जो अपनी गर्भ अवस्था में अनाजों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। दीमक। खेतों और घरों में नुकसान पहुंचाने वाली दीमक के निवास स्थान को बाम्बी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड टॉपिक की, जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जान मेंडल, इन्होंने मटर के पौधे पर अपने ऐतिहासिक प्रयोग किए थे। हेटेरोसिस। पादप प्रजनन में हेटेरोसिस को हाइब्रिड विगोर के नाम से जाना जाता है। इसमें संकर संतान अपने माता पिता की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होती है। ट्रिटिकेल। यह मनुष्य द्वारा कृत्रिम विधि से निर्मित प्रथम अंतर वंशज संकरण है जिससे गेहूं और राई के क्रॉस से विकसित किया गया है। अर्धसूत्री विभाजन। पौधों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मुख्य रूप से पराग कोश में होता है जिससे अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण का क्रम। कोशिका में प्रोटीन बनने का सही क्रम है डीएनए से आरएनए से अमीनो अम्ल से प्रोटीन्स। जैव तकनीकी। बीटी कपास में बैसिलस थुरिंजिनियसिस नामक जीवाणु का विषैला जीन डाला जाता है। यह कैटरपिलर की कीट को प्रभावी ढंग से नष्ट करता है। प्रकाश संश्लेषण। पौधों के हरे भागों द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सर्वाधिक यानी कि उच्चतम होती है। बाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय। पौधों में गैसों का आदान प्रदान और बाष्पोत्सर्जन का समान कार्य मुख्य रूप से स्टोमेटा एवं बात रंध्रों के द्वारा होता है। तो बात रंध्र कहाँ पर होते हैं? तनों पर होते हैं। स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं? पत्तियों पर होते हैं। फोटोश्वसन की अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से C3 पौधों, गेहूं, धान में होता है, जबकि मक्का जो C4 पौधा है
में फोटोशोषण की क्रिया नहीं होती है। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पायरुविक अम्ल ऑक्सीडेटिव रूप से कार्बोक्सिलेट होकर एसिटल CoA में परिवर्तित हो जाता है। बिंदु स्राव क्या है? हाइडेथोडस जल रंध्र का सीधा संबंध बिंदु स्राव से है, जिसमें सुबह के समय पत्तियों के किनारों से पानी तरल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। अब हम बात कर लेते हैं मृदा एवं जल प्रबंधन की। मृदा अपरदन, स्प्लैश अपरदन में वर्षा की बूंदें नग्न मिट्टी पर छोटे बमों की तरह काम करती हैं, जिससे मृदा कण टूटकर अलग होते हैं और पपड़ी का निर्माण करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, पहाड़ी ढलानों पर मृदा संरक्षण की सर्वोत्तम कृषि विधि समोच्च जुताई यानी कि कंटोर फार्मिंग है। रिज टू वैली दृष्टिकोण क्या है? यह दृष्टिकोण वाटर शेड यानी कि जल ग्रहण प्रबंधन में अपनाया जाता है, जहां वन रोपण और जल संरक्षण का कार्य पहाड़ियों की चोटी से लेकर घाटियों तक क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। मृदा परीक्षण पैटर्न, खेत से मिट्टी की जांच के लिए सटीक और प्रतिनिधि नमूना प्राप्त करने हेतु जिग जैग पैटर्न को आधिकारिक रूप से अनुशंसित किया जाता है। प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं? NPK, पौधों में फास्फोरस जड़ के विकास के लिए, ऊर्जा स्थानांतरण और बीज विकास को विशेष रूप से बढ़ावा देता है। पोषक तत्वों की कमी, फूल गोभी में पत्तियों का सिकुड़ना या व्हिपटेल विकार मोलिब्डेनम पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। उर्वरकों का वर्गीकरण, डाई अमोनियम फास्फेट एक जटिल उर्वरक की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें दो प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46%, और ये भी आपका PYQ है। अम्लीय उर्वरक, सबसे अधिक अम्लीय प्रभाव वाला उर्वरक अमोनियम सल्फेट है। इसकी इक्विवेलेंट एसिडिटी 100 से 110 होती है। जैव उर्वरक की अगर बात करें तो राइजोबियम जैव उर्वरक दलहनी पौधों जैसे चना, मटर, मूंग की जड़ों की ग्रंथियों में रहकर सहजीवी रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जैव उर्वरक मानक, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के सख्त मानकों के अनुसार राइजोबियम तरल फार्मूलेशन में न्यूनतम व्यवहार कोशिका गणना 1×10⁸ CFU प्रति ml होनी चाहिए। तनाव सहने में मददगार जीवाणु कौन से हैं? बैसिलस सबटिलस तनाव प्रतिक्रिया जीन और फाइटो हार्मोन को प्रेरित करके पौधे को सूखा, गर्मी जैसे पर्यावरणीय तनाव सहन करने की शक्ति देता है। यह भी आपका PYQ है। गोबर की खाद, उत्तम गुणवत्ता वाली पकी हुई गोबर की खाद में कार्बन, नाइट्रोजन CN अनुपात हमेशा 40 से कम, आदर्श रूप से 20 से 30 होना चाहिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन होगा तो गलत लिख गया है। तो गोबर खाद क्या है? उत्तम गुणवत्ता वाली पकी हुई गोबर की खाद में कार्बन और नाइट्रोजन यानी कि CN का अनुपात हमेशा 40 से कम होना चाहिए, आदर्श रूप से 20 से 30 के बीच होना चाहिए। खनिजीकरण, मिट्टी में उपस्थित अनुपलब्ध कार्बनिक पोषक तत्वों को सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा पौधों के लिए उपलब्ध अकार्बनिक तत्वों में बदलने की प्रक्रिया खनिजीकरण कहलाती है। अब हम बात करेंगे कृषि प्रसार की, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। कृषि प्रसार के सिद्धांत, मैनेज के अनुसार केंद्रीकृत योजना का सिद्धांत कृषि विस्तार का सिद्धांत नहीं है। प्रसार हमेशा विकेंद्रीकृत और स्थानीय लोगों की भागीदारी पर आधारित होना चाहिए। विस्तार सुधार योजना, कृषि योजना को किसानों के अनुकूल बनाने और जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत निर्णय लेने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी संस्थागत तंत्र को स्थापित किया गया है। देखिए, अब तो जो पंचायत में भी योजनाएं बनती हैं वो भी स्थानीय स्तर पर बनती हैं। इसका मुख्य कारण है सबकी जगह, हर जगह वातावरण अलग है, हर जगह पानी की उपलब्धता अलग है। तो कृषि के लिए एक केंद्रीकृत योजना बनाकर सब जगह लागू नहीं, वहां पर विकेंद्रीकरण होना चाहिए, स्थानीय मूल्यों का ध्यान में रखना चाहिए। आर्या पहल, यह ICAR की एक प्रमुख योजना है जिसका पूर्ण रूप अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना है। दृश्य श्रव्य साधन, अशिक्षित बाहुल्य वाले ग्राम में कृषि की नई तकनीकें समझाने के लिए चलचित्र प्रदर्शन सबसे प्रभावशाली संचार माध्यम है। मनरेगा, महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाती है। ये आपका PYQ है। इसके स्थान पर अब
बीबीजी रामजी योजना आ गई है, जिसमें 125 दिन का रोजगार की गारंटी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले भारी नुकसान के खिलाफ किसानों को किफायती फसल बीमा का सुरक्षा कवच प्रदान करती है। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी खरीद। भारत में एमएसपी प्रणाली के तहत किसानों से केंद्रीय पुल के लिए अनाज और मोटे अनाज की खरीद मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम, डिजिटल एकीकरण और पारदर्शी नीलामी के माध्यम से देश भर की मंडियों को जोड़ने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। ई किसान उपज निधि, यह डिजिटल पहल किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचाने के लिए उनके इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीद को गिरवी रखकर कटाई उपरांत ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। कृषि जनगणना, भारत में कृषि क्षेत्र के सटीक आंकड़े जुटाने के लिए कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। अर्थशास्त्री सुल्टज, अर्थशास्त्री DW सुल्टज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में पारंपरिक कृषि को आधुनिक और तकनीकी कृषि में बदलने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। छोटे किसानों की जोत सीमा, भारत के कृषि वर्गीकरण में छोटे किसानों के पास कृषि जोत का आकार 1 से 2 हेक्टेयर के बीच होता है। 1 हेक्टेयर से कम वाले किसान सीमांत किसान कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की। काला सोना, ब्लैक गोल्ड, भारत में मुर्रा भैंस की नस्ल को इसकी असाधारण दूध उत्पादन क्षमता के कारण काला सोना कहा जाता है। इसके सींग जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं। दुधारू गायों की नस्लों में साहिवाल, गिर और लाल सिंधी भारतीय गायों की प्रमुख दुधारू नस्लें हैं, जबकि अमृत महल एक प्रसिद्ध भारवाही नस्ल है। पशु आहार मानक FSSAI के कड़े निर्देशों के अनुसार खाद्य उत्पादक पशुओं के लिए वाणिज्यिक पशु आहार बनाते समय B22 प्रमाणन का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए। अखाद्य तेल खली, अरंडी, नीम और महुआ की खली में विषैले तत्व होते हैं, अतः ये अखाद्य हैं और पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इन्हें जैविक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। पशुओं के लिए सरसों की जो खली होती है उसका प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। संतुलित राशन सॉफ्टवेयर, पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा विकसित संतुलित पशु आहार फार्मूलेशन सॉफ्टवेयर का नाम पशु पोषण है। थनैला रोग, गाय बछड़े के जन्म के समय के आसपास के संक्रमण काल में होने वाली भारी हार्मोनल और प्रतिरक्षा परिवर्तनों के कारण थनैला रोग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं। खुरपका या मुंहपका रोग, यह गाय, भैंस, सूअर आदि 2 खुर वाले पशुओं में होने वाला एक विषाणु जनित अति संक्रामक रोग है। नियंत्रण हेतु साल में 2 बार टीकाकरण अनिवार्य है। जूनोटिक रोग, क्षय रोग एक ऐसा गंभीर पशुजन्य रोग है जो संक्रमित गाय भैंस के दूषित, कच्चे या बिना उबले दूध के सेवन से आसानी से मनुष्यों में भी फैल सकता है। लेप्टोस्पायरोसिस, यह एक संक्रामक जीवाणु रोग है जो मुख्यतः चूहों या संक्रमित मवेशियों के मूत्र से दूषित पानी या मिट्टी के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। कलिंग, डेयरी फार्म प्रबंधन में अनुत्पादक या बीमार पशुओं को स्वस्थ उत्पादक पशुओं के समूह से हटाने की महत्वपूर्ण प्रणाली को कलिंग कहते हैं। रेशम कीट पालन, बॉम्बिक्स मोरी रेशम कीट की वह उत्तम प्रजाति है जो सहतूत रेशम का उत्पादन करती है और भारत में वाणिज्यिक रेशम हेतु बड़े पैमाने पर पाली जाती है। ऑपरेशन फ्लड तृतीय 1985 से 1996, भारत में ऑपरेशन फ्लड के सभी चरण दुग्ध उत्पादन डेयरी विकास में वृद्धि से मजबूती से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है और ये आपका PYQ है, परीक्षा में पूछा गया था ऑपरेशन फ्लड तृतीय के बारे में जो पिछली हुई थी। DIDF योजना, डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास निधि योजना को देश में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कृषि यंत्र तकनीकी एवं विविध महत्वपूर्ण तथ्यों की। थ्रेशर क्या है? कटाई के बाद इसका मुख्य प्रयोग फसलों की गहाई, अनाज की मिलिंग, दानों को भूसे से अलग करने के कार्य में कुशलतापूर्वक किया जाता है। हैरो क्या है? यह एक प्रमुख द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। मिट्टी पलट हल से जुताई के बाद ढेले फोड़ने, पपड़ी तोड़ने, घास पात निकालने और मिट्टी भुरभुरी बनाने के काम आता है। अश्वशक्ति HP क्या है? ट्रैक्टर जैसे कृषि यंत्रों के खिंचाव या शक्ति मापने की मानक इकाई है।
एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। बीज विज्ञान एवं फसल कार्यकी। जल में खेती। मिट्टी के बिना केवल आवश्यक पोषक तत्वों युक्त जल में पौधे उगाने की उन्नत आधुनिक तकनीकी को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। असंग जनन। यह एक अलैंगिक जनन है विधि है जिसमें पौधों का प्रवर्धन वानस्पतिक भागों जड़ तना पत्ती द्वारा होता है, अर्थात बिना निषेचन के ही बीज बन जाते हैं। मक्का में परागण। मक्का एक परपरागित फसल है जिसमें नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग स्थान पर होते हैं। टेट्राजोलियम परीक्षण। बीजों की अंकुरण क्षमता का शीघ्र पता लगाने के लिए यह रासायनिक परीक्षण किया जाता है जिसमें जीवित भ्रूण लाल रंग का होता है। सीड प्लांट तकनीकी। यह विशेष तकनीकी आलू में वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता वाला बीज तैयार करने के लिए डॉक्टर पुष्कर नाथ द्वारा सन 1967 में विकसित की गई थी। ग्रोअर टैग बीज उत्पादन कार्यक्रम में पंजीकृत कृषक या बीज उत्पादक के बीज लॉट पर लगाए जाने वाले टैग का रंग गुलाबी होता है। संकर धान बीज दर। संकर धान की रोपाई हेतु उत्तम नर्सरी तैयार करने के लिए लगभग 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है, जो सामान्य धान से कम है। गेहूं का जीन बैंक। भारत में गेहूं अनुसंधान और उसका राष्ट्रीय जीन बैंक करनाल हरियाणा में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं मृदा जल एवं उर्वरक प्रबंधन की। हेरिंग बोन प्रणाली क्या है? यह खेत में अतिरिक्त जल निकालने की जल निकास की एक कुशल विधि है जिसमें एक मुख्य नाली बीच में और सहायक नालियां दोनों ओर मछली की हड्डी जैसी होती हैं। जल संग्रहण क्षेत्र क्या है? किसी भूभाग का वह प्राकृतिक खंड जिसका अपवाह पानी बहकर किसी एक निश्चित निकास बिंदु तालाब नदी पर मिलता है उसे जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं। हरियाली कार्यक्रम। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस महत्वपूर्ण वाटरशेड विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर जल संरक्षण, पेयजल आपूर्ति और वनीकरण को बढ़ावा देना है। बात करते हैं पोटेशियम सल्फेट उर्वरक की। इस उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक में 50% पोटास K2O और 18% सल्फर पाया जाता है। यह क्षारीय व लवणीय मृदाओं के सुधार के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। हरी खाद क्या है? खेतों में सनई उगाने से 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और ढैंचा उगाने से लगभग 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा जीवांश पदार्थ प्राप्त होता है जो मृदा को उपजाऊ बनाता है। अचलकरण या स्थिरीकरण। यह खनिजीकरण की विपरीत प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी में मौजूद उपलब्ध पोषक तत्वों को सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा पौधों के लिए अनुपलब्ध कार्बनिक रूप में बदल दिया जाता है। ह्यूमस क्या है? यह कार्बनिक पदार्थों के पूर्ण अपघटन से बनने वाला गहरा भूरा पदार्थ है। इसमें 50 से 58% कार्बन और 5 से 8% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका CN अनुपात 10:1 होता है। कृषि प्रसार एवं कीट एवं पशुपालन। दुहाई बाड़े की सफाई। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए दुग्ध कक्ष के फर्श की नियमित सफाई और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए 200 ppm क्लोरीन के घोल को प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाता है। कुक्कुट आहार। मुर्गियों के सुचारू पाचन और बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है उनके कुल दैनिक आहार में 5 से 8% तंतु यानी कि फाइबर अनिवार्य रूप से शामिल हो। पायरिल्ला कीट। गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचाने वाले इस प्रमुख कीट में चुभाने एवं चूसने वाले विशेष मुखांग पाए जाते हैं। सफेद भृंगक क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम होलोट्राइकिया कोन्सेनगोनिया है। इसे राष्ट्रीय कीट भी कहा जाता है और ये मूंगफली, ज्वार और बाजरा की जड़ों को खाकर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। प्रसार शिक्षा क्या है? कृषि और नवीन तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने वाले इस शब्द को सबसे पहले बार प्रयोग वर्ष 1873 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता दूर करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यह व्यापक कार्यक्रम वर्ष 1978 में शुरू किया गया था। टिकाऊ कृषि। आधुनिक रसायनों का संतुलित उपयोग कर और अधिक तकनीकी सहायता से मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को बिना नुकसान पहुंचाए खेती करना ही टिकाऊ कृषि है। तो ये आपके 100 महत्व, इनमें से ज्यादातर आपके परीक्षा में आए हुए PYQ थे। 65 नंबर का आपका एग्रीकल्चर का सेक्शन है जो आपके UP AGTA में पूछा जाएगा और इसके अलावा आपका 15 नंबर का कंप्यूटर होगा, 20 नंबर का UPG के होगा।
इन सभी विषयों की मैं आपको निरंतर तैयारी करवाऊंगा और बहुत ही अच्छे सुव्यवस्थित नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। यूपी जीके और कंप्यूटर के नोट्स तो आपको तुरंत ही मिल जाएंगे और कृषि विज्ञान से जुड़े हुए नोट्स भी मैं धीरे धीरे आपको उपलब्ध करवाऊंगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। अगर आप यूपी एजीडीए के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करके आप हमसे पूरा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में बहुत ही सुव्यवस्थित कंटेंट आपको मिलेगा और परीक्षा में आने वाला कंटेंट मिलेगा। ये नहीं कि मोटी मोटी किताबें पढ़कर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, और ये भी नहीं कि आपको जो आजकल मार्केट में एक एक किताब आ रही हैं जिनसे परीक्षाओं में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। लेखपाल की परीक्षा में अभी आपने देखा, आयोग बिल्कुल नए पैटर्न पर प्रश्न बना रहा है जो सामान्य नहीं है, और आपको नए तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करिए और आपको पूरी जानकारी लोअर पीसीएस के बारे में उपलब्ध करवा दी जाएगी। मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।